दोस्तों, आज हम भारतीय चित्रकला के सफर पर निकलेंगे। ये सफर हजारों साल पुराना है, जहां गुफाओं की दीवारों पर बने आदिमानव के चित्रों से लेकर मुगल कालीन मिनिएचर पेंटिंग्स तक का इतिहास छुपा है। हर राज्य, हर दौर ने अपनी कला से इसे समृद्ध बनाया है। इस सफर में हम भीमबेटका की गुफाओं से शुरुआत करेंगे और अजंता, एलोरा, बाघ और लेपाक्षी के भित्ति चित्रों की कलाकारी को देखेंगे। फिर हम मिनिएचर पेंटिंग्स की दुनिया में जाएंगे, जहां पाला और मुगल शैली की बारीक रेखाओं और रंगों का जादू देखेंगे। राजपूत राजाओं के दरबार की कला, पहाड़ी और दक्षिण भारतीय मिनिएचर पेंटिंग्स, हर एक की अपनी खासियत है। और आखिर में हम देखेंगे भारतीय लोक कला की रंगीन दुनिया, जहां आम जिंदगी को अनोखे अंदाज में उकेरा गया है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और भारतीय चित्रकला की विविधता और समृद्धि को करीब से जानते हैं। हमारा सफर शुरू होता है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित भीमबेटका की गुफाओं से। यहाँ की दीवारों पर हमें भारत में मानव कला के सबसे पुराने निशान मिलते हैं। ये चित्र हमें पाषाण युग में ले जाते हैं और हमारे पूर्वजों के जीवन और विश्वासों की झलक दिखाते हैं। लाल और सफेद रंगों से बने भीमबेटका के चित्रों में शिकार, नाच गाना और रोजमर्रा की जिंदगी के दृश्य दिखाई देते हैं। जंगली और पालतू दोनों तरह के जानवर इन चित्रों में ज्यादातर दिखते हैं, जो दर्शाता है कि उस समय मनुष्य और प्रकृति का रिश्ता कितना करीबी था। इन चित्रों को बनाने का मकसद सिर्फ सजावट नहीं था, बल्कि ये उनके धार्मिक विश्वासों और रीति रिवाजों का हिस्सा थे। शायद चित्रकारी करना उनके लिए एक पवित्र कार्य था, जो उन्हें आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ता था। भीमबेटका के चित्र और भारत में मिलने वाले ऐसे ही दूसरे चित्र ये बताते हैं कि कला के जरिए खुद को अभिव्यक्त करना मनुष्य के स्वभाव में रहा है, जो इतिहास के शुरुआती दौर से चला आ रहा है। भीमबेटका की गुफाओं से हम आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं महाराष्ट्र के अजंता की शानदार गुफाओं में। घोड़े की नाल के आकार की चट्टानों को काटकर बनाई गई ये गुफाएं प्राचीन भारतीय भित्ति चित्रों के सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। अजंता के ये चित्र ज्यादातर बौद्ध धर्म से जुड़े हैं, जिनमें भगवान बुद्ध के जीवन, उनके पिछले जन्मों की कहानियां, जिन्हें जातक कथाएं कहा जाता है, और बोधिसत्वों के जीवन के बारे में बताया गया है। इन चित्रों को प्राकृतिक रंगों से बनाया गया है और इनमें बारीक कारीगरी, सुंदर रेखाएं और चमकीले रंग देखने को मिलते हैं। अजंता के भित्ति चित्रों की सबसे खास बात है मनुष्यों को प्राकृतिक रूप में दिखाना। कलाकारों ने खुशी और शांति से लेकर दुख और करुणा तक हर तरह की भावनाओं को बड़ी संवेदनशीलता से चित्रित किया है। ये चित्र हमें प्राचीन भारत के जीवन के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं, जैसे उस समय के कपड़े, गहने, केशविन्यास और सामाजिक रीति रिवाज। अजंता की गुफाएं सिर्फ पूजा स्थल नहीं थीं, बल्कि ये शिक्षा के केंद्र और मठ भी थे। कहानियों और आध्यात्मिक संदेशों से भरे ये भित्ति चित्र बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। आज ये चित्र प्राचीन भारत की कलात्मक प्रतिभा और कला की प्रेरणादायक शक्ति का प्रमाण है। अजंता जैसी गुफा चित्रकला भारत के दूसरे हिस्सों में भी देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में ही स्थित एलोरा की गुफाएं बौद्ध, हिंदू और जैन धर्मों से जुड़े मंदिरों का एक समूह है, जिनकी दीवारों पर सुंदर भित्ति चित्र बने हुए हैं। हालांकि विषय और तकनीक के मामले में ये अजंता के चित्रों से मिलते जुलते हैं, लेकिन एलोरा की कला की अपनी एक अलग ही पहचान है। यहाँ की मूर्तियों और चित्रों में शरीर को ज्यादा मजबूत दिखाया गया है, जो इस क्षेत्र की मजबूत मूर्तिकला परंपरा को दर्शाता है। रंग ज्यादा गहरे हैं और भूरे रंगों का प्रयोग ज्यादा हुआ है। थोड़ा और दक्षिण में मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं प्राचीन भारतीय भित्ति चित्रों की एक और झलक पेश करती हैं। हालांकि अजंता या एलोरा की तरह अच्छी तरह से संरक्षित नहीं है, लेकिन बाघ के भित्ति चित्र अपनी नाजुक रेखाओं और छाया का उपयोग करके
गहराई दिखाने के लिए जाने जाते हैं। आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर में विजयनगर साम्राज्य के समय के शानदार भित्ति चित्र हैं। चमकीले रंगों और गतिशील रचनाओं वाले ये चित्र हिंदू पौराणिक कथाओं, खासकर रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाते हैं। एलोरा, बाघ और लेपाक्षी की गुफाएं और भारत में फैली ऐसी ही अन्य जगहें भारतीय भित्ति चित्रकला की विविधता को उजागर करती हैं। हर जगह की कला हमें प्राचीन भारत के कलात्मक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को समझने में मदद करती है। सदियों बीतने के साथ भारत में चित्रकला का एक नया रूप उभरा, लघु चित्रकला। गुफाओं के विशाल भित्ति चित्रों के विपरीत लघु चित्रों को ताड़ के पत्तों या कागज पर बहुत छोटे आकार में बनाया गया था। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक शासन करने वाले पाल वंश के तहत पूर्वी भारत में लघु चित्रकला का सबसे पहला स्कूल फला फूला। बौद्ध धर्म पर आधारित पाल लघु चित्रों को उनकी नाजुक रेखाओं, जीवंत रंगों और चित्रों को निखारने के लिए सोने और चांदी के उपयोग के लिए जाना जाता है। पाल शैली का भारत के अन्य हिस्सों, खासकर हिमालयी क्षेत्र में लघु चित्रकला के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा, जहां इसने आने वाली शताब्दियों में चित्रकला के अलग-अलग स्कूलों को जन्म दिया। बारीक विवरण और प्रतीकों पर जोर देने के साथ लघु चित्रकला की परंपरा का विकास होता रहा और मुगल काल के दौरान अपने चरम पर पहुंच गया। 16वीं शताब्दी में मुगलों के भारत आने से लघु चित्रकला का स्वर्णिम युग शुरू हुआ। कला और संस्कृति के महान संरक्षक मुगल बादशाहों ने कार्यशालाएं स्थापित की, जहां फारस और भारत के कुशल कलाकार कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे और एक अनोखी कलात्मक शैली का निर्माण करते थे। मुगल लघु चित्रकला शुरू में फारसी शैलियों से प्रभावित थी, जो अपनी सुंदर रेखाओं, परिष्कृत विवरण और चमकीले रंगों और सोने की पत्ती के उपयोग के लिए जानी जाती थी। हालांकि धीरे धीरे उनमें भारतीय सौंदर्य शास्त्र के तत्वों को शामिल किया गया, जैसे कि मानव आकृतियों के चित्रण में अधिक प्राकृतिकता और भारतीय विषयों और रूपांकनों को शामिल करना। मुगल बादशाहों, खासकर हुमायूं, अकबर और जहांगीर ने मुगल लघु चित्रकला की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हुमायूं फारस में अपने निर्वासन के दौरान बेहतरीन फारसी कला से रूबरू हुए थे। भारत लौटने पर वह अपने साथ 2 फारसी उस्तादों, अब्द अल समद और मीर सैयद अली को लेकर आए, जिन्होंने मुगल चित्रकला शैली की नींव रखी। कला प्रेमी अकबर ने शाही कार्यशाला का विस्तार किया और कई चित्रों को बनाने का काम सौंपा, जिनमें चित्र, ऐतिहासिक दृश्य और साहित्यिक कृतियों के चित्र शामिल थे। उन्होंने कलाकारों को नई शैलियों और तकनीकों के साथ प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे मुगल चित्रकला में अधिक प्राकृतिकता और गतिशीलता आई। अकबर के पुत्र और उत्तराधिकारी जहांगीर कला के पारखी और प्रकृति के गहरे प्रेक्षक थे। उनके संरक्षण में मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंच गई, जिसकी विशेषता वनस्पतियों और जीवों के चित्रण में एक उल्लेखनीय यथार्थवाद और विषयों की व्यक्तिगत समानता को पकड़ने पर ध्यान केंद्रित करना था। मुगल लघु चित्रकला केवल सजावटी वस्तुएं नहीं थी, बल्कि दरबार के इतिहास के रूप में काम करती थी, जो बादशाहों, उनके परिवारों और दरबारियों के जीवन और समय का दस्तावेजीकरण करती थी। उनका उपयोग राजनयिक उपहारों के रूप में भी किया जाता था, जो व्यापक दुनिया के सामने मुगल दरबार के वैभव और परिष्कार को प्रदर्शित करते थे। जहां एक ओर मुगल चित्रकला शाही दरबारों में फल फूल रही थी, वहीं दूसरी ओर राजस्थान और मध्य भारत के राजपूत राज्यों में लघु चित्रकला की एक अलग ही शैली का उदय हुआ। भारतीय परंपराओं में गहराई से निहित राजपूत चित्रों ने राजपूत वीरों की वीरता, उनकी प्रेम कहानियों के रोमांस और उनकी भूमि की सुंदरता का जश्न मनाया। राजपूत चित्रों ने हिंदू पौराणिक कथाओं, महाकाव्य साहित्य, स्थानीय लोक कथाओं और संगीत परंपराओं सहित कई स्रोतों से प्रेरणा ली। चित्रों को अक्सर उनकी बोल्ड रचनाओं, जीवंत रंगों
और एक गेय गुणवत्ता की विशेषता होती थी। राजपूत चित्रकला के विभिन्न स्कूल उभरे, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी शैली और विशेषताएं थीं। उदयपुर के आसपास केंद्रित मेवाड़ स्कूल अपनी बोल्ड लाइनों और चमकीले प्राथमिक रंगों के उपयोग के लिए जाना जाता था। महाराजा सावंत सिंह द्वारा संरक्षित किशनगढ़ स्कूल ने एक विशिष्ट शैली विकसित की, जो बड़ी अभिव्यंजक आंखों वाली लंबी आकृतियों के चित्रण की विशेषता थी। कछवाहा शासकों के संरक्षण में जयपुर स्कूल ने चित्रों और दरबारी दृश्यों से लेकर हिंदू पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों के चित्रण तक कामों का एक विशाल भंडार तैयार किया। जयपुर स्कूल की एक शाखा एम्बर स्कूल अपने बारीक विवरण और नाजुक रेखाओं के उपयोग के लिए जाना जाता था। अपने जीवंत रंगों, अभिव्यंजक आकृतियों और रोमांटिक विषयों के साथ राजपूत चित्रकला राजपूत दरबारों के समृद्ध सांस्कृतिक ताने बाने की एक झलक पेश करते हैं। वे शौर्य, भक्ति, कर्तव्य के प्रति समर्पण और अपनी भूमि के प्रति प्रेम के मूल्यों का जश्न मनाते हैं, जो राजपूत लोकाचार के केंद्र में थे। लघु चित्रकला की दरबारी परंपराओं के साथ साथ भारत में लोक कला की एक समृद्ध और विविध परंपरा भी है। ग्रामीण समुदायों के गुमनाम कलाकारों द्वारा बनाई गई लोक कलाएं लोगों के रीति रिवाजों, विश्वासों और आकांक्षाओं को दर्शाती हैं। भारतीय लोक चित्रकला के सबसे प्रसिद्ध रूपों में से एक मधुबनी है, जिसकी उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुई है। परंपरागत रूप से महिलाओं द्वारा त्योहारों और विशेष अवसरों के दौरान अपने घरों की दीवारों और फर्शों पर बनाई जाने वाली मधुबनी चित्रकला अपनी मोटी रूपरेखा, रंगों के सपाट विमानों और जटिल ज्यामितीय पैटर्न की विशेषता है। लोक चित्रकला का एक अन्य लोकप्रिय रूप वारली है, जिसका अभ्यास महाराष्ट्र के वारली जनजाति द्वारा किया जाता है। वारली चित्र, जो परंपरागत रूप से मिट्टी की दीवारों पर बनाए जाते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी के दृश्यों को दर्शाते हैं, जैसे कि खेती, मछली पकड़ना, शिकार करना, त्योहार और नृत्य। चित्रों को उनके सरल ज्यामितीय आकृतियों, त्रिकोण, वृत्त और वर्ग के उपयोग की विशेषता है, जो मानव आकृतियों, जानवरों, पेड़ों और प्राकृतिक दुनिया के अन्य तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओडिशा में पट्टचित्र चित्रकला की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी कारीगर परिवारों द्वारा चली आ रही है। पट्टचित्र चित्र, जो परंपरागत रूप से कपड़े के स्क्रॉल पर बनाए जाते हैं, हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाते हैं, खासकर पुरी के पीठासीन देवता भगवान जगन्नाथ से संबंधित कहानियों को। चित्रों को उनके जीवंत रंगों, जटिल विवरणों और प्राकृतिक रंगों और रंग द्रव्यों के उपयोग की विशेषता है। अपने जीवंत रंगों, सरल रूपों और रोजमर्रा की जिंदगी में निहित कथाओं के साथ भारतीय लोक चित्रकला ग्रामीण भारत की आत्मा की एक खिड़की प्रदान करती है। वे सांसारिक सुंदरता, ऋतुओं की लय और सभी चीजों की अंतर संबंधता का जश्न मनाते हैं। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक गुफाओं से लेकर आज की जीवंत लोक परंपराओं तक भारतीय चित्रकला की यात्रा सृजन के लिए स्थायी मानवीय आवेग का प्रमाण है। सहस्राब्दियों से भारतीय कलाकारों ने अपने परिवेश, अपने विश्वासों और अपनी कल्पनाओं से प्रेरणा लेते हुए एक समृद्ध और विविध दृश्य शब्दावली विकसित की है। भारतीय चित्रकला ने कला की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जिसने संस्कृतियों और महाद्वीपों के कलाकारों को प्रभावित किया है। मुगल लघु चित्रों की परिष्कृत भव्यता से लेकर मधुबनी चित्रों के बोल्ड रंगों और जटिल पैटर्न तक, भारतीय कला दुनिया भर के दर्शकों को मोहित और प्रेरित करती रहती है। 21वीं सदी में भारतीय चित्रकला का विकास जारी है, नए विचारों, तकनीकों और सामग्रियों को अपनाते हुए। समकालीन भारतीय कलाकार अपनी जड़ों के प्रति सच्चे रहते हुए, अभिव्यक्ति के नए रूपों के साथ प्रयोग करते हुए परंपरा की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय चित्रकला का भविष्य उज्जवल है। जैसे जैसे भारत एक राष्ट्र के रूप में विकसित होता रहेगा, वैसे वैसे इसकी कला निस्संदेह बदलते समय को दर्शाएगी।
मानवीय स्थिति में नए दृष्टिकोण और अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी। रचनात्मकता की स्थायी शक्ति के प्रमाण स्वरूप भारतीय चित्रकला की यात्रा आगे भी जारी रहेगी, आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करती रहेगी।